हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। माने केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें जो डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं या डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट करके तीसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इन सब में कौन कौन लॉ लगता है इसकी बात हमको करनी है। तो सबसे पहला है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, उसी तरह से लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। उसके बाद एक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर गेल-लेज़ैक लॉ ऑफ वॉल्यूम्स। तो इसमें हमको शुरू से लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से सारी चीज़ों को स्पष्ट करना है। ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है उसकी बात करते हैं। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। व्हाट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन जो है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर ये रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है और इधर प्रोडक्ट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स का जो मास होगा, मान लीजिए M1 है यहाँ पर, और प्रोडक्ट्स का जो मास होगा मान लो M2 है, तो दोनों का मास हमेशा बराबर होगा। माने रिएक्टेंट के साइड का मास और प्रोडक्ट के साइड का मास जो होगा वो क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसी को हम बोल सकते हैं कि इन ए केमिकल रिएक्शन द टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो हम इसी बात को हम लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये होना चाहिए, ये मास माने टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड, टोटल मास रिमेन कंजर्व्ड। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, क्या लिख सकते हैं इसी को? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। या इसी को हम कैसे बोल सकते हैं इस लॉ को, माने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को, कि इन ए केमिकल और फिजिकल चेंज द टोटल मास रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। इन ए केमिकल और फिजिकल change the total mass remains conserved। conserved मतलब remains constant, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात समझ में आया? अब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ये बता रहे हैं। इसको मिटा दो, ये तो मतलब लॉ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। इसको किसने दिया था भाई? इसको, ये जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है इसको लेवोइजियर ने दिया था। फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी हम उनको जानते हैं। गिवन बाय, अगर पूछे हम कि दिस वाज गिवन बाय, तो क्या जवाब दीजिएगा? गिवन बाय लेवोइजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको कहा जाता है। इन्होंने इस बात को बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो बराबर होता है हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब मास थ्रू आउट द केमिकल चेंज और फ्री और फिजिकल चेंज कांस्टेंट होता है। या बोल सकते हैं मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मास में बदलाव ही नहीं होता है, तो बोल सकते हैं कि मास क्रिएट ही नहीं हुआ, डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स, केमिस्ट्री में तो बिना केमिकल एग्जाम्पल के कोई भी बात बनने वाली नहीं है, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। ठीक है, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल्स क्या है ज़रा उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? देखिए, एग्जाम्पल्स करने के लिए मान लीजिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसका डिसोसिएट कराया। डिसोसिएट मतलब कि हीट किया इसको, तो ये बदला कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये उड़ जाएगा इस तरह से। अगर हम बात करें कि ये 1 मोल लिए हैं, मतलब कितना ग्राम? 100 ग्राम, तो ये कितना ग्राम बना? देखिए ना, 40 और 16 56 ग्राम, और ये कितना बना? 12 और 32 44। मतलब आप देख लो ना, टोटल मास इधर कितना है? 100 ग्राम रिएक्टेंट का, और प्रोडक्ट का अगर देखें हम तो कितना होगा? 56 ग्राम और ये 44 ग्राम, मतलब कि 56 और 44 कितना हो गया? 56 प्लस 44 100 ग्राम। अच्छा, आप सोच रहे हैं क्या कि इस 56 इधर, तो इधर 56 कहाँ से आ गया, इधर 44 किधर से आ गया? अरे भाई, ये तो बताया है ना मैंने आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट के पीछे कुछ नहीं है, मतलब ये कितना मोल है? 1 मोल। और इसके पीछे भी कुछ नहीं है, 1 है, तो ये भी 1 मोल, और इसके पीछे भी कुछ नहीं है तो ये भी 1 मोल। मतलब स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो 1:1 का है, और इसका 1 मोल कितना ग्राम के बराबर होगा? उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, उसको ग्राम में लिख दो। तो मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम ऑक्साइड का कितना हो जाएगा? 56। इसका कितना हो जाएगा? 44। तो इसका 1 मोल 44 ग्राम, इसका 1 मोल 56 ग्राम, और इसका 1 मोल 100 ग्राम। तो हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि आप चेक कर लीजिए कि अगर स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो में रिएक्शन हुआ है 1:1, स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो क्या है भाई? स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो अगर कहा जाए ये कितना है बोलो? तो ये है 1:1 का, 1:1 का। लेकिन कहा जाए कि इस रिएक्शन में क्या मास कंजर्वेशन लागू हुआ है? बिल्कुल। रिएक्टेंट अगर 100 ग्राम था तो प्रोडक्ट भी मिला करके कितना ग्राम है? 100 ग्राम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास उतना ही रहा, 100 ही रहा। अच्छा, टोटल मास बदला कि नहीं इसको देखते हैं। देखिए, शुरू में क्या लिया था आपने? 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। मान लीजिए ये डिसोसिएट नहीं हुआ था, तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बना था, CO2 नहीं बना था। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बना होगा तो 56 ग्राम भी नहीं मिला होगा, ये भी कुछ नहीं, मतलब इधर 0 और उधर कितना ग्राम है? 100 ग्राम। तो टोटल मास कितना हुआ? 100 ग्राम। 100 प्लस 0 100 ग्राम। आज जब रिएक्शन हो गया, इसका सारा का सारा 100 ग्राम टूट करके बदल गया 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में और 44 ग्राम CO2 में, और इधर इसका कितना बच गया? अब 0। अब तो सब टूट चुका है। तो अभी भी देखिएगा तो 56 प्लस 44 100 ग्राम इधर है और उधर 0 ग्राम। अब तो उधर कुछ बचा नहीं, सब तो डिसोसिएट हो गया। टोटल मास कितना है? 100। सो टोटल मास इन दिस रिएक्शन इज रिमेनिंग कंजर्व्ड और नॉट? ऑब्वियसली। सो टोटल मास इज क्या? कंजर्व्ड। टोटल मास इन रिएक्शन इज कंजर्व्ड, इज कंजर्व्ड। अगर वाटर को आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, या ऑक्सीजन और प्लस ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O। ये कितना मोल है भाई? 1 मोल। ये कितना मोल है? ½ मोल। ये कितना मोल है? 1 मोल। मोलर रेशियो तो 1:1 का है, स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो जिसको हम बोलते हैं। अगर चेक करेंगे मास इसका, तो 2 ग्राम इसका हुआ, 1 मोल में 2 ग्राम, इसके ½ मोल में, 1 मोल में 32 ग्राम, तो ½ मोल में 16 ग्राम। कितना ग्राम? 16 ग्राम। और वाटर के 1 मोल में पता है आपको बहुत अच्छे से भाई 18 ग्राम होता है। तो देखिए, रिएक्टेंट कितना ग्राम का है? 16 2 18 ग्राम। प्रोडक्ट भी कितना ग्राम का है? 18 ग्राम। तो टोटल मास यहाँ भी क्या रहा? कंजर्व। तो यहाँ भी मास कंजर्वेशन लागू हो रहा है। मतलब सिंपल सा बात यह है कि रिएक्शंस के दौरान करना क्या है आपको? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर कर देना है आपको टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के।
मिटा दूं मैं इसको? ओके। तो ये बात तो समझ में आ गया। अब उसके बाद अब इस पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं लिखूं? क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन को करना पड़ेगा। क्वेश्चन करते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पर। मास कंजर्व्ड है या नहीं, इस बात पर एक सवाल करते हैं, है ना। जैसे 15 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्वेश्चन नंबर 1, a 15 gram sample of sodium carbonate is added to a solution of acetic acid. Added to a solution of acetic acid. Solution of acetic acid weighing 20 gram. Weighing 20 gram, the two substances react releasing carbon dioxide. In this reaction, नहीं सॉरी, आफ्टर रिएक्शन, नहीं कह रहा है इसी में कि द टू सब्सटेंसेस रिएक्ट, the two substances react releasing CO2 gas to the atmosphere. After reaction, the content of reaction vessel weigh 29.3 ग्राम। कह रहा है मास ऑफ CO2 बराबर व्हाट? ये क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को बनाना है ना। कोशिश करेंगे। मास कंजर्वेशन पढ़ा है हमने, मास कंजर्वेशन के आधार पर ही बनेगा, तभी तो उसके जस्ट बाद इस प्रॉब्लम को बता रहा हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि सॉल्यूशन कैसे करना है भाई इसका। तो सॉल्यूशन करने का सिंपल तरीका है कि सोडियम कार्बोनेट को एसिटिक एसिड में ऐड कर दिया गया। ये एसिटिक एसिड मान लीजिए बर्तन में है। एसिटिक एसिड आप लोगों ने देखा है, बहुत ही खट्टा स्मेल करता है। ये एसिटिक एसिड है हमारा CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड में किसको डाल दिया गया? सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3 को। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों के रिएक्शन से
CO2 गैस रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में। खुला हुआ बर्तन है तभी तो एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज होगा, बंद बर्तन में कैसे होगा? यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है ना, इज रिलीजिंग CO2 गैस टू द एटमॉस्फेयर, तो खुला हुआ बर्तन होगा तभी तो CO2 जो निकलेगा वो उड़ करके चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो देखना ये है आपको कि यहाँ पर इन दोनों के बीच रिएक्शन होगा तो क्या होगा। मतलब अगर पूछा जाए कि Na2CO3 एंड प्लस CH3COOH तो क्या बनेगा? अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बनेगा? तो बनेगा सॉल्ट CH3COONA, ये बनेगा। बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 लगा दीजिए, इधर भी 2 लगा दीजिए, और साथ में क्या बच जाएगा? H2O एंड प्लस CO2, तो ये CO2 गैस बन के उड़ जाएगा। H2O एंड CO2 बच जाएगा। अब कह रहा है कि सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ध्यान दीजिए, रिएक्शन तो कर दिया। अच्छा, नाम सबका पता है ना, ये सोडियम कार्बोनेट है, ये एसिटिक एसिड है, और ये सोडियम एसीटेट है। व्हाट इज दिस? दिस इज सोडियम एसीटेट, है ना। इसी रिएक्शन को एक बार और हम लिखते हैं, थोड़ा इसका ज़रूरत पड़ेगा हमको ऊपर, चाहे नीचे से ही काम चला लेंगे। तो अब क्या करना है, देखिए अब करना ये कह रहा है कि 15 ग्राम सैंपल ऑफ Na2CO3। Na2CO3 कितना ग्राम है भाई? तो 15 ग्राम। और एसिटिक एसिड कितना मिला दिया गया? 20 ग्राम। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ना, क्वेश्चन में कह रहा है एसिटिक एसिड वेइंग 20 ग्राम, कितना ग्राम? 15 ग्राम सैंपल में मिलाया गया। द टू सब्सटेंसेस रिएक्ट रिलीजिंग CO2 गैस टू द एटमॉस्फेयर आफ्टर रिएक्शन द कंटेंट्स ऑफ द रिएक्शन वेसल वे। अच्छा, रिएक्शन वेसल में देखिए, एक्चुअली में ये तो सॉलिड है, सॉल्ट है जो घुला हुआ है वाटर के अंदर, ये तो वाटर है जो लिक्विड स्टेट में होगा, और ये CO2 है जो गैस के स्टेट में होगा। तो CO2 उड़ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि CO2 क्या हो गया? CO2 उड़ गया। CO2 जब उड़ गया हाँ, तो क्या हो जाएगा? CO2 तो उड़ जाएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में, पहले तो ये बताइए मास कंजर्वेशन के हिसाब से रिएक्टेंट कितने ग्राम का हो गया? रिएक्टेंट कितने ग्राम का हो गया? 20 ग्राम है एसिटिक एसिड और 15 ग्राम है सोडियम कार्बोनेट, तो 35 ग्राम का तो ये हो गया। अब प्रोडक्ट्स में 2 चीज़ें हैं, एक तो है आपका क्या? 2CH3COONA, और साथ में क्या है? H2O, और क्या है साथ में? CO2 तो खैर गैस बन के उड़ गया। तो प्रोडक्ट भी कितना होना चाहिए? 35 ग्राम होना चाहिए कि नहीं भाई? और उसमें भी कह रहा है कि जब वेसल को नापा गया, रिएक्शन वेसल को, CO2 तो उड़ गया, बच क्या गया? H2O और सोडियम एसीटेट, और जो बच गया वो कितना ग्राम है? तो वो ग्राम है आपका 29.3, मतलब ये दोनों मिला करके 29.3 ग्राम है। तो जाहिर सी बात है बाकी तो रहा होगा CO2 ही ना। 29.3 मतलब 35 ग्राम टोटल होना चाहिए, उसमें से 29.3 सोडियम एसीटेट और वाटर है, तो बाकी तो CO2 रहा होगा ना। तो मास ऑफ CO2 अगर कहा जाए, मास ऑफ CO2, तो ये कितना हो जाएगा? 35 ग्राम टोटल होना चाहिए था, उसमें से बाकी सब 29.3 हो गया, तो कितना हो गया भाई? 0.7। 29 में से 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6.7 ग्राम जो है आपका ये होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 माइनस 29.3, 5.7, सॉरी कितना है? 5.7। तो 5.7 जो है हमारा वो क्या हो गया? मास ऑफ CO2, मास कंजर्वेशन के आधार पर निकाल लिए हम। CO2 उतना होना चाहिए, बाद बाकी जो बच गया सो H2O है और सोडियम एसीटेट है। मतलब मास कंजर्वेशन में एकदम ध्यान रखना है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इतना करके आगे बढ़ जाएंगे हम। तो इसको मिटा दें, चलिए ठीक है।
अब है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो समझ में आ गया। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कर देना है, हो जाएगा बात खत्म। उसके बाद आता है बात लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का। दूसरा नंबर क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको किसके द्वारा दिया गया था? पहले वाला तो लेवज़ियर, इसको दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा। प्राउस्ट साइंटिस्ट थे, उनका टाइटल नेम है वो प्राउस्ट। उन्होंने इस बात को बताया था। तो सबसे पहले बात अगर पूछा जाए कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है, इसमें यह कहा जाता है कि कोई भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड मोलर रेशियो में होते हैं या फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास के रूप में प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे कहा जाए, देखिए, in a compound या in a molecule the elements are present in their fixed proportion by mass. और फिक्स्ड मोलर रेशियो और फिक्स्ड मोलर रेशियो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है, बहुत सिंपल सा बात है, स्टेटमेंट तो हटा दीजिए, पर स्टेटमेंट तो नहीं समझ में आएगा अभी, एग्जाम्पल्स को समझते हैं। ये लॉ कहता है कि अगर आपने वाटर को एग्जाम्पल ले लीजिए, वाटर, कहा जाए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस मोलर रेशियो में प्रेजेंट है, तो 2:1 रेशियो में प्रेजेंट है। मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 2:1 मोलर रेशियो। मैं 2 मोल हाइड्रोजन होगा तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। या मास के टर्म में बात करें तो 2:16, जिसका मतलब हुआ 1:8 प्रोपोर्शन बाय मास। इस रेशियो में प्रेजेंट है मास के टर्म में बात करें तब, नहीं तो मोलर रेशियो के टर्म में बात करें तो 2:1 मोलर रेशियो में प्रेजेंट है ये, या तो 1:8 बाय मास में प्रेजेंट है ये। मतलब कहने का होगा कि वाटर का ये फिक्स्ड आइडेंटिटी हो गया कि जब भी वाटर होगा तो 1:8 प्रोपोर्शन बाय मास में होगा या 2:1 मोलर रेशियो में होगा। ये वाटर कहीं से भी आया हो, चाहे ये वाटर CH4 को जलाने से आया हो, CH4 को जलाने से आया हो, चाहे ये वाटर हाइड्रोजन को जलाने से आया हो, ये जब भी होगा तो इधर का वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे इस मेथड से बनाया गया हो, चाहे इस मेथड से बनाया गया हो, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे समुद्र का पानी हो, चाहे लेक का पानी हो, जो भी पानी होगा ये फिक्स्ड हो गया कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस मोलर रेशियो में होंगे, 2:1 मोलर रेशियो में होंगे। नहीं तो मास के टर्म में देखा जाए तो 1:8 प्रोपोर्शन बाय मास में होंगे वो। ये बात समझ में आया? यही है आपका लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। उसी तरीके से अगर कहा जाए
उसी तरीके से अगर कहा जाए उसी तरह से अगर कहा जाए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हुए, उसी तरह से कहा जाए आपसे कि CO2 में C और O के बीच कौन सा मोलर रेशियो है? 1:2 मोलर रेशियो। और अगर मास के बारे में बात किया जाए तो 12/32 मतलब 3:8 प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब CO2 मॉलिक्यूल जब भी होगा तो इस प्रोपोर्शन बाय मास में होगा या इस मोलर रेशियो में होगा। फर्क नहीं पड़ता कि वो CO2 कहाँ से आया हो। CO2 लाने का तो बहुत सारा तरीका है। या तो हो सकता हो कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट किया हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में बना हो और CO2 गैस में ये निकल गया हो, ये भी CO2 बन सकता है। और नहीं तो एक तरीका है कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करा दो तो CO2 और H2 और हीट तो निकलता ही है, तो यहाँ से भी CO2, यानी कोई भी CO2 हो, चाहे वो CO2 हम अपने सांस के अंदर से क्यों नहीं निकाल रहे हो, अगर जब भी CO2 होगा तो इस CO2 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कौन कौन है? ऑक्सीजन है और कार्बन है। ये एलिमेंट का जो मोलर रेशियो है वो फिक्स्ड होगा, या जिस प्रोपोर्शन बाय मास में है ये वो फिक्स्ड होगा, वो कभी नहीं बदलेगा। जैसे इस CO2 का भी कहा जाए किस मोलर रेशियो में है तो 1:2 में, या किस प्रोपोर्शन बाय मास में है तो 3:8 प्रोपोर्शन बाय मास में है। CO2 यहाँ भी देखा जाए तो 3:8 प्रोपोर्शन बाय मास में है, तो ये प्रोपोर्शन हमेशा फिक्स रहेगा। इसी को क्या बोला जाएगा? इसी को कहा जाएगा, ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है। मतलब जिस प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है वो फिक्स्ड है, डेफिनिट है, वो इनडेफिनिट नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसी को बोलते हैं। कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है ये। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपने देखा, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी देखा, तो आई होप ये दो बात आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ को देखते हैं। इसको मिटा दूं मैं? आई होप ये बात तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये लॉ क्या कहता है? देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट मिलकर दो या दो से ज़्यादा वो बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में, जैसे कार्बन की बात करो, कार्बन दो चीज़ बनाता है ना, एक तो CO और दूसरा CO2, है ना। अच्छा, इसका 12 ग्राम कार्बन का ऑक्सीजन के कितने ग्राम से रिएक्ट करता है? 16 ग्राम से। और CO2 में एक C का 12 ग्राम, मतलब कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के कितना ग्राम से रिएक्ट करता है? 32 ग्राम से। हमारे कहने का मतलब रिएक्ट करता है नहीं, कार्बन CO बनाता है और CO2 बनाता है, तो इस CO में कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बाय मास क्या है? 12:16। माने इस CO में कार्बन 12 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम है। CO2 में कार्बन 12 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम है। तो ये लॉ कहता है, देखिए ध्यान से, ये लॉ क्या कहता है? सबसे पहले इस 16 को हमने राउंड कर देनी है, सॉरी, ये 12 ग्राम और ये भी 12 ग्राम, ये फिक्स्ड हो गया। अब ये लॉ कहता है, क्या कहता है? ध्यान से समझिए। ये लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट माने कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल करके दो कंपाउंड अलग अलग बनाएं,
या दो से ज़्यादा बनाएं, जैसे S का बात करें, जैसे N का बात करें तो N तो बहुत सारा बनाता है, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, मतलब बहुत सारा। तो उसी तरह से ये लॉ क्या कहता है, समझना है ध्यान से। ये लॉ कहता है लॉ ऑफ, तीसरा क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट मिल करके दो या दो से अधिक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में उसमें से एक एलिमेंट जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करे, जैसे देखो ना यहाँ इस एलिमेंट का इसके फिक्स्ड मास से रिएक्शन हो रहा है 12 ग्राम 12 ग्राम, तो ये जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्शन करेगा ये आपस में होल नंबर रेशियो बियर करेगा। जैसे ऑक्सीजन यहाँ का इसके 12 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए 16 ग्राम लगा, तो यहाँ ऑक्सीजन 32 ग्राम इसी 12 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए लगा, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में होल नंबर रेशियो बियर नहीं करेंगे। 16:32 क्या हो जाएगा, 1:2 होल नंबर। मतलब ये कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड देन masses of one of the element which combined with fixed mass of other bear a simple ratio to one another। कह रहा है क्वेश्चन में, मतलब स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट समझना है बच्चों। स्टेटमेंट कह रहा है when two elements combines to form two or more than two compounds, then mass of one of the element that combines with fixed mass of another element bear a whole number ratio to each other, bear a whole number ratio to each other। ये कहता है मतलब कि अगर ये एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से रिएक्शन कर रहा है, जैसे यहाँ भी ऑक्सीजन इसके 12 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन इसके 12 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, तो इन दोनों अलग अलग कंपाउंड में ये जो ऑक्सीजन होगा इनका जो रेशियो होगा वो होल नंबर रेशियो होगा। जैसे इसमें 16 ग्राम लग रहा है तो इसमें कितना लग रहा है, 32 ग्राम, तो कौन सा रेशियो हुआ, 1:2 का होल नंबर रेशियो होगा। ये बात समझ में आया, इंटीजर में नहीं होगा, होल नंबर में होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम दिखाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे सल्फर, जैसे कि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों मिलता है तो क्या बनाता है बाबू, ये SO2 भी बनाता है और SO3 भी बनाता है। सल्फर का मास कितना है, 32 ग्राम, इसमें भी सल्फर का मास कितना है, 32 ग्राम। तो इसमें जो ऑक्सीजन इस 32 ग्राम से रिएक्शन करेगा वो कितना होगा, 32, और इसमें जो रिएक्शन ऑक्सीजन करेगा इसके 32 ग्राम से वो कितना होगा, 48 ग्राम। तो ये 32 और 48 होल नंबर रेशियो में होंगे। तो चेक कर लीजिए 32 और 48 का होल नंबर रेशियो में है, 2:3 में है, 16 32 16 48 2:3 रेशियो में प्रेजेंट है, 2:3 होल नंबर रेशियो में प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का, उसी तरह से बात किसका करना है भाई, नाइट्रोजन का। उसी तरह से नाइट्रोजन की अगर बात करें हम,
तो भाई मेरे नाइट्रोजन कैसे कैसे एग्जिस्ट करता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके क्या क्या बनाता है? तो एक तो बनाता है N2O, दूसरा बनाता है NO, उसके बाद बनाता है N2O3, उसके बाद बनाता है N2O4, उसके बाद बनाता है N2O5। ये बनाता है ना? अब ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन का यहाँ कितना ग्राम लगा? 28 ग्राम। तो इस ऑक्सीजन का कितना लगा? 16 ग्राम। यहाँ नाइट्रोजन का कितना लगा? 14 ग्राम। तो ऑक्सीजन का कितना लगा? 16 ग्राम। यहाँ नाइट्रोजन का कितना लगा? 28 ग्राम। तो ऑक्सीजन का कितना लगा? 48 ग्राम। ये बात पता चल रहा है ना कैसे लिख रहे हैं हम? यहाँ ऑक्सीजन 1 मोल है तो 16 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन 1 मोल है तो 16 ग्राम, यहाँ ऑक्सीजन 3 मोल है तो 48 ग्राम, और नाइट्रोजन तो सब में 2-2 मोल है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 28 ग्राम। और ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 16 चौका 64 ग्राम। यहाँ पर कितना ग्राम? 28 ग्राम। और ये 16 पचे 80 ग्राम। मतलब इस तरीके से हमने देख लिया। अब ज़रा आप हमको बता दो, अब हमें आप ज़रा बता दो कि यहाँ पर मास ऑफ नाइट्रोजन फिक्स कर दीजिए, है ना? यहीं पर देख लो ना, यहाँ 2 से गुना कर दो। देखो 2 से गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। अब देखो, अब नाइट्रोजन का मास फिक्स कर दो। नाइट्रोजन का मास अगर आपने फिक्स कर दिया तो अब जो ऑक्सीजन बच गया, क्या वो होल नंबर रेशियो में है या नहीं है? चेक करिए। तो चेक कर लेते हैं। 16:32 (48 64 80). इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 1:2 3 4 5। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन का जो मास है 28 ग्राम नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के लिए 16 ग्राम लग रहा है, और वही ऑक्सीजन उसी 28 ग्राम से करने के लिए इस कंपाउंड में 32 ग्राम लग रहा है, और वही ऑक्सीजन इस कंपाउंड में उसी 28 ग्राम से रिएक्शन करने के लिए 48 ग्राम लग रहा है। तो इस 28 को हटा दीजिए और बाकी जो बच गया उसका रेशियो ले लो। यही ना हुआ? ये होल नंबर रेशियो होगा इनका। यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आई थिंक कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।